तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली स्वैलो स्टार के चैप्टर फिर से रिलीज हो गई और यार चैप्टर्स नहीं आ रहे थे इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। यार कुछ ऐसा बुरा भला मत कहा करो कि यार तुम वीडियोस नहीं डाल रहे हो। तो चलो चैप्टर नंबर 292 में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने एक एल्डर से पंगा ले लिया होता और साथ में वो अपने ओरिजिन कंटेंट में भी आ चुका था ताकि वो अपने पावर्स को बढ़ा सके, क्योंकि फ्यूचर में उसे उसी एल्डर से फाइट करनी थी जो कि लेट स्टेज ऑफ अर्ली गॉड ऑफ मतलब लेट स्टेज में एंट्री कर रखा था। लू फेंग सिर्फ अभी मिड स्टेज में ही होता है, उसकी पावर्स इक्विवेलेंट होती है भले ही वो अर्ली स्टेज में होता है। जिसके साथ में जीहू होली रेलम के यूनलांग सिटी के इनर सिटी टियानू डिस्ट्रिक्ट के केव ड्वेलिंग नंबर 99,179 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस मूवमेंट में दोनों लू फेंग और एम्परर किंग वो दोनों सिक्लूजन में होते हैं क्योंकि उन्हें पावर्स बढ़ानी थी। जिसके साथ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने कल्टीवेशन में लगा होता है और कहता है कि आखिरकार ये अर्ली गॉड एम्परर स्टेज वाली लाइफ एंड डेथ कितनी ज्यादा फॉर्मिडेबल हो सकती है। अभी लू फेंग जब ओरिजिन कंटेंट में था तो उस वक्त अपनी पावर के ब्रेक थ्रू के बाद अपने फुल पावर को अनलीश नहीं कर सकता था क्योंकि उस पर लिमिटेशंस लगी हुई थी। लेकिन नाइन रिवर होली रेलम्स की बात करें तो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं थी, जिसके कारण अपने पावर्स को कोई भी पूरी तरह से शोकेस कर सकता था, पूरी तरह से रिलीज कर सकता था, जिसके कारण वो अपने पावर्स के बारे में जान सकता था। अब इसी के साथ लू फेंग अपने पैर को क्रॉस करके एक इनविंसिबल फोर्स को घुमाने लगता है और असल में ये इनविंसिबल फोर्स लाइफ एंड डेथ होता है। इसकी एसेंस लू फेंग के अंदर समाना शुरू कर देती है और लू फेंग उसके प्रोफाउंड रूल्स को भी सीखना शुरू कर देता है। ये एक डोमेन की तरह बनना शुरू कर देता है और ये डोमेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इतना कि वो अलग अलग जगह के मतलब आसपास के जगह की पूरी तरह से स्पेस फैब्रिक तक को ओवरवेलम कर रही थी। अब यहाँ पे लू फेंग ब्रेक थ्रू कर रहा था, मतलब आप जानते हैं कि उसका जो अल्टीमेट डाउ था वो अभी भी गॉड किंग के अल्टीमेट लेवल पे ही मौजूद था, मतलब डाउ एंड डिस्ट्रक्शन वो इसी लेवल पे था, वो अभी तक अर्ली स्टेज में नहीं एंटर किया था। जैसे ही वो इसमें एंटर करता है यार वहाँ की सराउंडिंग ही चेंज हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसके साथ लू फेंग एक ही सिंगल थॉट में वहां पे नेचुरल डोमेन को क्रिएट कर पा रहा होता है जो कि असल में डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ से बनी थी, जो कि असल में लू फेंग के अनडाइंग ब्लड सी बॉडी से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है, जिसको जानकर लू फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरी ये सिंपल सी डोमेन ही मेरी उस बॉडी से सेवरल टाइम ज्यादा पावरफुल लगी थी। जिसके साथ लू फेंग अपने फिंगर को आगे बढ़ाता है और सिंपल से एक मोशन से वहां पर उसके फिंगर टिप पे लाइफ एंड डेथ की एसेंस मौजूद हो जाती है, जिसके बाद वही एक लेजर की तरह आगे बढ़ती है और आगे के जितने भी लेयर्स ऑफ स्पेसेस होते हैं वो सबको तोड़ता हुआ वॉइड के मिस्ट्रीज के पैटर्न्स को भी रिवील करने लग जाता है। मतलब लू फेंग की एक सिंगल सी फ्लिक ही इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो पूरे के पूरे स्पेस एंड फैब्रिक को तोड़ सकती थी। यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि नाइन रिवर होली रेलम्स के बारे में कि नाइन रिवर होली रेलम्स असल में एक रीइंफोर्स्ड वर्ड है, मतलब कि इसे तो हमारे जैसे कल्टीवेटर्स ने ही मिलकर बनाया था, जिसके अंदर कई सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं, उन्हें कैद करके रखा गया था क्योंकि युवान ने इसे इसी तरह बनाया था ताकि कल्टीवेटर्स उन सबसे फाइट करके अपने आप को पावरफुल बना सके। इसलिए नेचुरल था कि लू फेंग हर एक स्पेस के मेम्ब्रेन को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि अभी लू फेंग इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ था, लेकिन उसने कई सारे स्पेस के फैब्रिक तक को तोड़ रखा था। जिसके साथ लू फेंग कहता कि यार मेरी एक कैजुअल सी जेस्ट ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, मैं जब सेक्लीजन में एंटर किया था तो मैं उस वक्त इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। जिसके साथ लू फेंग अपने कुछ और सिंपल मूव्स को एग्जीक्यूट करता है ताकि वो अपने करंट लेवल के बारे में एश्योर हो सके कि यार मेरी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके साथ वो अपने इन सारे सिंपल मूव से ये पता लगाता है कि यार जो मेरी लाइफ एंड डेथ दाव है अर्ली गॉड एम्परर स्टेज की वो असल में लेट स्टेज गॉड एम्परर एनलाइटमेंट जितनी मानी जा सकती है। मतलब लू फेंग की जो पहली स्टेज की पावर्स थी वो लेट स्टेज वालों के साथ मैचअप कर रही थी। देख रहे हो लू फेंग की पावर्स कितनी ज्यादा थी, मतलब लू फेंग का लाइफ अंदर अभी भी अल्टीमेट में था, लेकिन ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी जो अर्ली स्टेज गॉड एम्परर की पावर थी वो लेट स्टेज एम्परर तक चल जाती है, मिड स्टेज तक को क्रॉस करके, जिसके कारण लू फेंग का जो पावर का बूस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हो चुका होता है। और अगर उसके पीक की बात करें तो लाइफ एंड डेथ दाव को एक अल्टीमेट गॉड किंग रेलम से एक्सिस्ट किया जा सकता है। इसमें टोटल में 9 इमेंस
ट्रेमेंडसली पावरफुल ब्रांचेस थे, हर एक ब्रांचेस के साथ आपकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसी कारण लू फेंग उन सबको सरपास करके अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर एनलाइटमेंट्स में कदम रख दिया होता है, जिसके साथ लू फेंग ये जानता था, उसने ये एक्सपेक्ट भी कर रखा था कि यार मेरी पावर्स ऐसे ही कुछ होने वाली हैं, क्योंकि यार जितने भी अर्ली गॉड एम्पायर लेवल के बंदे होते हैं वहां पर ही लू फेंग मिड स्टेज की पावर को होल्ड करता है। जब लू फेंग अपने दोनों डॉल्स को मर्ज कर देगा, मतलब लाइफ एंड डेथ और लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन, इन दोनों को मर्ज कर देगा, तो आपको तो पता ही है कि यार एक ही सिंगल मिड लेवल पे चला जाता है, तो दोनों को मर्ज कर देने पे लेट पे इजीली चला जाएगा। इसके कारण उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद ऐसे ही थोड़ी मोड़ी इसी चीज के बारे में बकवास लिखी जाती है कि कैसे क्या होता है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। लू फेंग अच्छे से जानता था कि यार ये प्रोसेस जो है इन दोनों को मिलाने का वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इन दोनों को मर्ज करना इतना ज्यादा हार्ड है कि यार इसको मुझे करने में सदियों लग चुके थे। जिसके साथ वो भी कहा था कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, मेरी जो इससे पावर्स बढ़ी है वो काफी ज्यादा है, इसलिए मैं नाराज तो नहीं होने वाला हूँ। जिसके साथ लू फेंग ये कहता है कि यार मैंने इसको सीख तो लिया है, लेकिन एक बार अगर मैंने किसी सुटेबल सीक्रेट ट्रेल्स को अपने डॉ के साथ मर्ज होने वाली चीजों के साथ मिला लिया तो मैं इससे बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स तक बना सकता हूँ, और शायद मैं यहाँ पर यूनियन सिटी के उन सारे वीकर एल्डर्स के मुकाबला कर सकूं। मतलब लू फेंग की पावर्स इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो कुछ ट्रेल्स को मिलाकर यहाँ के एल्डर्स से फाइट कर सकता है। अभी आए हुए लू फेंग को कितना ही टाइम हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस सिटी का बहुत ही जल्द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक बनने वाला है। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि यूनान सिटी के एल्डर्स के अंदर जो कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं, जिसके कारण यहाँ की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अलग अलग होती है। कुछ ऐसे बंदे थे जिसने की डुअल डॉल्स को कल्टीवेट कर रखा था लू फेंग के ही जैसे, लेकिन किसी ने किसी एक ही सिंगल डॉल्स को कल्टीवेट कर रखा था। अब यार सिंगल डॉ को ही कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, डबल डॉ को कल्टीवेट करने बैठो तो इसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन बूस्ट जो पावर को मिलती है वो काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे लू फेंग ने लाइफ एंड डेथ डॉ को ब्रेक थ्रू तो कर लिया था। लू फेंग यहाँ पे अपने सेक्लूजन को एंड नहीं करता, बल्कि वो और भी कल्टीवेशंस को आगे बढ़ाना शुरू करता है ताकि वो अपने एबिलिटीज को और भी आगे बढ़ा सके। साल ऐसे ही गुजरने लगते हैं। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज करते हुए नंबर्स ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को पढ़ना शुरू करता है, जिसके कारण उसे दोनों लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस के अंदर बहुत ही डीप इंसाइट्स मिल जाती है। मतलब उसे पता चलता है कि यार इससे क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन यार इतना सब करने के बाद क्या ही फायदा मिलता है, क्योंकि ब्रेक थ्रू कर पाना लाइफ एंड डेथ डॉ में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वो इसे धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में आगे बढ़ाने लगता है। और हमें बताया जाता है कि लू फेंग बहुत ही कॉशियस था, क्योंकि वो अपने लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से एक्सप्लोरेशंस में कोई भी गलती नहीं चाहता था, क्योंकि गलतियां सिर्फ एक बार होती हैं, माफ नहीं की जा सकती है। लू फेंग एक बार ब्रेक थ्रू कर दिया, उसकी अगर बेस ही मजबूत न रही तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए लू फेंग स्लोली आगे बढ़ने लगता है। जिसके साथ यहाँ पे ऐसे बढ़ने लगता है, लू फेंग अपने आप को यही प्रेफर करता है कि धीरे धीरे ब्लाइंडली लस्ट नहीं कर रहा है। वैसे भी अभी बहुत लंबा अरसा मुझे जीना है, मुझे अपने फाइनल फुल पोटेंशियल तक जाना और स्केजुअल को ब्रेक करके ट्रांसेंडेंट बीइंग बनना है। मतलब लू फेंग की गोल कोई छोटी मोटी थोड़ी ना होने वाली है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग फिर से अपनी कॉम्प्रिहेंशंस को आगे करता है और अपनी उन्हीं फ्यूजन्स पे काम करने लगता है, प्रैक्टिस को जारी रखता है और अपने नए रास्ते को खोजने लगता है, क्योंकि हमें युवान से पता चला ताकि आपको अपने रास्ते खुद बनानी होगी। इसलिए लू फेंग अभी अंधेरे में हाथ मार रहा था, कुछ तो पकड़ में आ जाएगी। समझ रहे हो ना कहाँ पे इशारा जा रहा है। जिसके साथ लू फेंग अपने लाइफ डिस्ट्रक्शन एंड साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इन तीनों को रीइंफोर्स करना शुरू करता है, तीनों को स्टेबलाइज करने लगता है, क्योंकि अभी अभी ही ब्रेक थ्रू हुई थी। जिसके साथ 90 इपोज और पास हो जाते हैं। लू फेंग फिर से अपने नॉलेज को बढ़ाता है और उसकी जो डॉ ऑफ लाइफ थी वो नेचुरली इसका मिड स्टेज ऑफ गॉड एम्पायर में कदम रख लेती है। मतलब कि डॉ ऑफ लाइफ वो काफी ज्यादा इजी होती है, जिसके कारण वो मिड स्टेज में एंटर कर जाती है। लू फेंग अभी कंप्लीटली ब्रेक थ्रू नहीं किया था, सिर्फ डॉ की बात की जा रही है। उसकी पावर मिड स्टेज तक आ चुकी थी, वो भी तो लेट में चली जा चुकी थी, लेकिन अभी तक ब्रेक थ्रू उसने नहीं किया होता। जिसके साथ फिर से 60 इपोज भी जाते हैं। मतलब
150 इपोज बीत चुके थे, जिसके कारण उसकी जो डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है वो फाइनली मिड स्टेज ऑफ गॉड एम्पर में चली जाती है। मतलब दोनों अपने मिड स्टेज में कदम रख चुके होते हैं, जिसके कारण लू फेंग कहता गया अब रुकने का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने दोनों को मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू कर रखा था, जिसके कारण उसकी जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि यार अर्ली में ही उसकी पावर्स लेट जितनी चली गई थी, अब यार मिड स्टेज में आ गई तो उसकी पावर्स तो ऑलरेडी लेट वाली को पीक तक में हराने की कंपैरेबल हो चुकी थी। जिसके साथ बताया जाता कि उसका जो नेक्स्ट गोल होता है वो उसके डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को अपने मिड स्टेज ऑफ गॉड एम्पर में लाना था। अब देखो लू फेंग की जो दोनों थी बोथ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस वो मिड स्टेज में चली जा चुकी थी, लेकिन जो लाइफ एंड डेथ दोनों अलग अलग चीजें, लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन एंड लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ एंड डेथ अभी अर्ली स्टेज में ही थी, उसे भी मिड स्टेज में लाना था, लेकिन उसके लिए काफी लंबा अरसा चला जाता, क्योंकि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ये मतलब लाइफ एंड डेथ ये काफी ज्यादा मुश्किल से सीखी जा सकती है। जिसके साथ वो कहा था कि कोई ना अभी तो चलने देते हैं, मुझे तो इन दोनों के फ्यूजन को भी सीखना है, क्योंकि एक बार इन दोनों को फ्यूज कर दिया गया ना तो पावर में जो बूस्ट आएगी वो काफी ज्यादा होगी। 2-3 लेवल तक ऐसे ही क्रॉस करके बंदों की वट लगा दी जाएगी, जिसके कारण हमें ये बताया जाता कि 9 होली रियल्म्स के अंदर ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जो कि मल्टीपल डॉस को, मतलब मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन फिर भी मल्टीपल डॉ को क्रिएट करने के बाद भी, सीखने के बाद भी ऐसे कौन ही बंदे होते हैं जो कि उन दोनों को मिलाने में कामयाब हो पाते हैं। ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। लू फेंग फिर से अपने 70 इपोज को एक्सपेरिमेंट में बिताता है, मतलब बोला एक कल्टीवेशन में रुक गया, लेकिन फिर से 70 इपोज और बिताने लगता है और वो अपने इस टेम्पोररी हॉल्ट को चालू रखता है। वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं करता बल्कि एक्सपेरिमेंट करने लगता है कि इन सबको फ्यूज कैसे किया जाए, इन सबको पावर्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिसके साथ वो अपने फाउंडेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग करने लगता है। ऐसे ही टाइम चलने लगता है, बकवास बहुत लिखी गई है चैप्टर्स के बीच में, जिसके साथ लू फेंग वहां पे ऐसे करने लगता है, साथ में कई सारे टेक्निक्स को मास्टर करने लगता है, डॉज को और भी डिपेंड करने लगता है, और साथ में उसकी जो बॉडी होती है अनडाइंग बॉडी ब्लडी सी वो और भी ज्यादा पावरफुल होने लग जाती है। अब ये भी बताया जाता है कि जब लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन वो अर्ली स्टेज एम्पर में नहीं पहुंची थी तो उस वक्त उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम थी। उस वक्त तो लू फेंग को स्टार टावर और इमॉर्टल हार्ट पे रहना पड़ता था, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता था ताकि वो अपने पावर्स को बना सके, और इसी कारण लू फेंग की अनडाइंग ब्लडी सी बॉडी क्रिएट हो गई थी। मतलब कि आपने फाइट के दौरान तो लू फेंग की इस पावर्स को देख रखा था, लेकिन इतने सालों मेहनत के बाद लू फेंग की कल्टीवेशंस काफी ऊपर तक आ चुकी थी। लू फेंग की जो अंडरस्टैंडिंग थी स्टार टावर्स के रेड स्कल्स के बारे में वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और जो इमॉर्टल हार्ट थी उसकी भी समझ उसको काफी ज्यादा हो चुकी थी, और अनडाइंग ब्लड सी बॉडी वो भी एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशंस में चली जाती है, मतलब कि उसकी पावर्स भी और बूस्ट हो जाती है, जिसके कारण बताया जाता है कि ऐसे ही टाइम चलने लगता है। लू फेंग ने कई सारे सीक्रेट टेक्निक्स भी बना रखे थे, जिसके साथ लू फेंग ने सिर्फ 3 इपोज और बनाए थे, और वो अपने एक अनडाइंग ब्लड सी बॉडी की एक नई वर्जन क्रिएट कर देता है, मतलब वर्जन 1 वर्जन 2 को क्रिएट कर चुका था। अब फाइनली डन होता है, वहां पे ये सभी चीजें खत्म होती है और फिर से वो बैठ जाता है और अपने बॉडी को एक्सटेंड करना शुरू कर देता है। जैसे वो अपने बॉडी को एक्सटेंड करता है उसके ऊपर ब्लड कलर स्केल्स आना शुरू हो जाती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर्स की जैसी होती है। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव लेयर्स असल में वही इमॉर्टल हार्ट से बनी हुई चीजें होती है, जो कि एंडलेस सी ऑफ ब्लड की जैसी बन रही होती है, और ये लू फेंग के लिए काफी ज्यादा पावरफुल साबित होती है, और इसकी वाइटैलिटी काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब ये लू फेंग ने स्टार टावर से सीख रखा था, उससे कंप्रीहेंशन करके तो आप लोग समझ ही सकते हो कि अपग्रेडेड वर्जन कितना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अभी भी लू फेंग ने उसके पूरी तरीके से नहीं सीखा होता, लेकिन फिर भी ये जो ब्लड स्केल्स बनी हुई थी वो बहुत ही पावरफुल हो चुकी थी, जिसके साथ लू फेंग क्या था कि यार सीनियर वन सच में सही थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें आगे आने वाले समय में अपने ऊपर वाले बंदों के फॉलोअर नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें अपने रास्ते को खुद से अपनाना है, अपने रास्ते को खुद से बनाना होगा। यहाँ पे लू फेंग सही कहता है कि उन्होंने सही कहा, क्योंकि मुझे कोई भी सूट नहीं करने वाला है, मेरे लिए बेस्ट क्या है वो तो मेरे खुद पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को कैसे नेचर करता हूँ। क्योंकि लू फेंग ने ब्लड स्केल्स को जो स्टार टावर्स और इमॉर्टल हार्ट और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से पढ़ा होता है,
उससे लू फेंग ने अपने लिए खुद की एक यूनिक सीक्रेट टेक्निक्स को बना रखा था। साथ में उसने सेल्फ डिस्कवरी भी करना शुरू कर दिया था कि उसके बॉडी में पेट का है, हार्ट का है, मतलब ऐसे ऐसी चीजें सीखना शुरू कर दिया था, जिसके साथ उसने अपने ही रास्ते को क्रिएट कर दिया होता है। अब इसी कारण लू फेंग ब्रेक थ्रू कर पाएगा और अपने केज वर्ल्ड से तोड़कर बाहर निकल जाएगा और उसके चांसेस भी बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा होते रहेंगे। जिसके साथ ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। वहां पे फिर से बकवास लगी गई तो इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये पुरानी बातों और वही डॉग के बारे में बताई जा रही थी। जिसके साथ लू फेंग वहां पे अपने टेक्निक्स के बारे में बताता है या लू फेंग अपने कई सारे टेक्निक्स को बनाता है, अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन को फिर परफेक्ट करता है। साथ में वो अनडाइंग सी ब्लडी बॉडी को और भी एडवांटेजफुल बनाता है और उसने अपने कई सारे कॉम्बैट टेक्निक्स भी बना रखी थी। अब यहाँ पे लू फेंग टावरिंग सिटी पे खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा होता है। वो अपने एंटायर सिटी को जो कि इनॉर्मस फ्यूरियस क्लॉ पे मौजूद थी उसी की तरफ देख रहा होता है। और क्या होता है कि ये समय आ चुका है कि इस क्लॉ को ओरिजिन वर्ल्ड में लाया जाए। अब सिंगल थॉट में वो मैसिव क्लॉ पूरी की पूरी गायब हो जाती है, वो लू फेंग के हैंड में अपीयर हो जाती है और उसके हाथों में मर्ज होना शुरू हो जाती है और ये उसके ठीक फर की जैसी होती है। मतलब जो क्लॉ अभी तक ह्यूआंग सिटी को कवर की थी, प्रोटेक्शंस में डाली हुई थी, उसे लू फेंग ने हटा लिया होता है क्योंकि वो उसे अब ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर ओरिजिन वर्ल्ड में ले जाना चाहता है। मतलब आप समझ सकते हो लू फेंग की पावर्स बढ़ चुकी है, जिसके कारण वो कॉन्फिडेंट हो चुका है कि वो अपने इस ट्रेजर को बाहर ले जा सके, क्योंकि उस वक्त तक लू फेंग के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर सके, तो अपने ट्रेजर्स को घंटा प्रोटेक्ट कर सकता था। जिसके साथ वहां पे वो उसको मर्ज करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यार सच में इस ट्रेजर की पावर तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके हाथों में वो डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाई दे रही थी, वो महसूस हो रही थी, जो कि इतनी ज्यादा शार्प थी कि वो किसी भी चीज को टीयर कर सकती थी। लेकिन फिर भी क्या ही किया जाए, वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में था, उसकी पूरी पावर्स को वो अभी भी नहीं सक्षम पा सकता था, मतलब उसको सीख नहीं सकता था। जिसके साथ वो वहां पे कहता है कि यार इस लेवल का ट्रेजर मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे 9 रिवल हो रिवल में मौजूद होगा, क्योंकि ऐसा पावरफुल ट्रेजर सिर्फ वही बंदे ले जा सकते हैं जो कि लेट स्टेज वाले हो, और लेट स्टेज वाले वो डार्क वेलम में एंटर कर चुके हो। तो यार छोटे मोटे सिटी में इतने पावरफुल ट्रेजर्स को लेकर कौन ही घूमेगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा कोई ट्रेजर लेकर अपीयर भी होगा तो वो एल्डर्स के आंखों में आ जाएगा और एल्डर्स भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है, मैं फाइनली क्वालिफाई हूँ कि मैं इस इमॉर्टल हार्ट को और इस इनेट ट्रेजर पाम वेलम को बाहर ले जा सकता हूँ। लू फेंग अच्छे से जानता है कि अभी भी उसकी पावर सफिशिएंट नहीं है कि वो स्टार टावर और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओरिजिन वर्ल्ड में ले जा सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। बंदे लड़ने को तैयार हो जाएंगे, मारने को तैयार हो जाएंगे। सेमी ह्यूमन लेवल वाले बंदे आकर लू फेंग पे अटैक करके उसको मार के मसल के चले जाएंगे, उसके स्टार टावर्स को हथिया लेंगे। इसलिए लू फेंग जानता है कि अभी नहीं, अभी टाइम ही नहीं हुआ है। लू फेंग इसको आखिरी पड़ाव में निकालने वाला है, जहां पे लू फेंग का सामना कोई भी नहीं कर पाएगा और लू फेंग इसको यूज करेगा जबकि वहां पर उसको ट्वेल्स ढूंढने होंगे, उसको केज वर्ल्ड से ब्रेक करना होगा, तभी वो लू फेंग ऐसा नहीं करने वाला, मुझे यही लगता है। जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि इमॉर्टल हार्ट और पार्नेलन वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है, लेकिन फिर भी यूनियन सिटी में बात की जाए या फिर कोई पावरफुल बंदों के पास जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में मौजूद होंगे तो उनके पास ये हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पॉइंट्स तो होंगे कि उन्होंने एक्सचेंज कर रखा होगा। इसलिए मुझे उतना डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये उतना भी ज्यादा रेयर नहीं है जितना कि स्टार टावर्स और अपना इमॉर्टल हार्ट होता है, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा महंगे चीजें होती हैं। अब लू फेंग भी चकल करता है और कहता है कि ठीक है अब कोई बात नहीं। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग ने तो वहाँ के उसी चीज अपने क्लॉ को निकाल लिया होता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सबको अनअवेयर था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके साथ वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे थे जिन्होंने कि वहाँ पे नजर बना रखा था, वो भी इस चीज को देखकर हिल जाते कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि जो 5 टावरिंग माउंटेन्स रीजन्स थे वो एक ही झटके में बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके थे। जितने भी बंदे थे वो कहते हैं कि आखिरकार हुआ कहाँ, क्या यहाँ पे 5 माउंटेन्स थे वो गए कहाँ, वो मैसिव क्लॉ कहाँ चले गए। जिसके कारण यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे प्रैक्टिशनर्स को पता चलने लगता है, उन्हें भी उस सिटी के अंदर जो चेंजेस हुई थी उसकी नोटिस उनकी भनक पड़ने लगती है। जिसके साथ वहाँ पे गार्ड्स थे जो कि वॉल्स के पास स्टेशन थे, वो सब जगह अलार्म कर देते हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन को भाप नहीं पा रहे थे कि यार एक ही झटके में इतना पावरफुल ट्वेस्ट गायब हो तो गया कैसे। और सब लोग सिटी लॉर्ड के मेंशंस के पास चले जाते,
मतलब लू फेंग के पास आ जाते हैं ताकि वो बता सके और जान सके कि आगे चल क्या है। लेकिन हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि शांत था, अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसके पास से एक अरे डायग्राम निकल जाता है और इसी अरे डायग्राम को वो अपने ह्यूआंग सिटी के चारों तरफ लगा देता है ताकि वो वहां पे प्रोटेक्शन लगाए रखे। और वो कहता है कि यार ये लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशंस मेरे लिए अब ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जिसके कारण वो वहां के कोर को लगा देता है और वहां पे ऑक्सिलरी फॉर्मेशंस बना देता है, जिसके कारण वहां पे जो एनर्जी फ्लो थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और स्टेबल एनर्जी साइकिल बन चुकी होती है। यहाँ के फॉर्मेशंस की पावर ऑलरेडी लगने पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर लिमिट्स को टच कर लेती है, जिसके साथ वहां पे कई सारे बंदे ह्यूआंग सिटी की तरफ आने लगते हैं और वहां पे वो ये भी देख पाते कि कुछ इनविजिबल करेंट्स जो कि लू फेंग के उसी अरे डायग्राम की वजह से बने थे वो दिखने लग जाते हैं, जिसके कारण यही सब चेंजेस होने लगते हैं। और उसी वक्त मोरोसा भी आ जाता है, वो अपने लू फेंग से कहता है मास्टर आखिरकार ह्यूआंग सिटी में हुआ क्या? तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने बस यहाँ पे डिफेंसिव फॉर्मेशंस को रिप्लेस कर दिया है और सिटी की मैनेजमेंट वैसे ही रहेगी। अब लू फेंग के हाथों में वही ट्रेजर्स को देखकर लू फेंग मोरोसा देखने लगता है और आप उसी मतलब लू फेंग के उस हाथों में क्लॉ को भी देखता है, वो समझ जाता है कि यार अपने मास्टर्स ने क्या कर रखा है, जिसके साथ वहां पे कुछ बंदे आ जाते हैं, जिसको देखकर लू फेंग के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाता है और कहता है मोरोसा हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं, तुम जा सकते हो, जिसके कारण कहता है ठीक है और वो निकल जाता है। जिसके साथ यहाँ पे हमें पता चलता है कि मोरोसा ने भी फिगर आउट कर लिया था, उसने भी सेंस कर दिया था कि ह्यूआंग सिटी के बाहर में 5 पावरफुल फिगर्स की प्रेजेंस आ चुकी थी। ये 5 कौन है आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन वो अभी तक बाहर ही थे, अंदर नहीं आ पाए थे क्योंकि जो लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशंस लगी थी वो वहां पे उन सबको ब्लॉक करके रख दी होती है, जिसके कारण हमें बताया जाता है कि वहां पे जो 5 विजिटर्स थे वो असल में यानफेंग एंसेस्टर, थंडर एंसेस्टर, साथ में टाइम स्पेस ओल्ड डेमन, 2 रियलम पैस मास्टर, 10,000 लॉ पवेलियन मास्टर्स मौजूद होते हैं। वो सभी लू फेंग के उसी पवेलियन के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहे होते हैं और वहां पे सिटीज के बाहर जो चेंज हो रही थी उसको देख रहे होते हैं। इसके साथ लू फेंग वहां पे आता है और कहता है जेंटलमैन, जिसके कारण वहां पे एक रास्ते को क्रिएट करता है जो कि सीधे अपने सिटी लॉर्ड मेंशंस की तरफ आने वाले थे। इस फॉर्मेशंस के कारण वो 5 बंदों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके क्योंकि ये फॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब लू फेंग उसको रास्ता देता है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। अब लू फेंग ने ऑलरेडी वहां पे उन सब के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पे वो जैसे ही आते हैं लू फेंग भी उसका स्वागत करता है और 6 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मतलब 1 ऑफ द 1 से लेकर 6 तक के पावरफुल ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बंदे वहां पे मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि अगर यूनियन सिटी की बात करें तो इन सब की पावर्स इतनी है कि वो यहाँ के स्टेटस एल्डर्स के स्टेटस पे रह सकते हैं। जिसके साथ मास्टर ऑफ 10,000 लॉ होता है, वो स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर लू, हम लगता है कि तुमने अपने इनेट ट्वेल्स को विड्रॉ कर लिया है, क्या तुम इसे ओरिजिन वर्ल्ड में ले जाना चाहते हो क्योंकि तुमने इसको हटा दिया है। और वो उससे कहता है कि देखो तुम्हें कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि जिस तरह का ट्वेल्स तुम ओरिजिन वर्ल्ड में ले जाना चाहते हो उसके कारण तुम्हारे ऊपर कई सारे बंदों की नजर बन सकती है और तुम्हारे ऊपर चोरियां भी हो सकती है और डकैती भी की जा सकती है। तो 2 पैलेस रॉयल मास्टर भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसा होना ही है क्योंकि ये ट्वेल्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और वो ये भी कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, मतलब तुम्हारे कल्टीवेशन का टाइम वो काफी ज्यादा कम है और तुम्हारी स्ट्रेंथ वो अभी भी कम लग रही है। अगर तुम अभी इस ट्रेजर्स को बाहर ले गए तो तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे हम में से कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि उस ट्रेजर के साथ तुम्हारे साथ फेयरली ट्रेड कर सकते हैं, मतलब वो वहां पे लू फेंग के ट्रेजर्स को खरीदने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि यार उसने लू फेंग ने अपने ट्रेजर्स को निकाल लिया है तो उन्होंने सोचा कि चलो लू फेंग से डील करके उसके ट्रेजर्स को खरीद लिया जाए। यहाँ पे इनमें से किसी भी बंदे को नहीं पता था कि लू फेंग की पावर्स अभी कितनी हो चुकी है क्योंकि एक डेकिंग इकलौता होता है जिसे लू फेंग की पावर्स के बारे में पता था और डेकिंग अभी से इल्यूजन में था इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया होता है। अब ये सुनकर लू फेंग क्या था कि क्या मैं कमजोर हूं। अब यहाँ पे लू फेंग का मतलब राइटर का आखिरी सवाल होता है कि यार बताओ इन 6 में से क्या मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं। अब यहाँ पे लू फेंग ने मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया और जितने भी एंसेस्टर थे वो भी लेट स्टेज में थे। अब बताओ आप लोग कमेंट करके कि लू फेंग क्या अभी भी इन सब में से किस रैंक पे आएगा, मतलब लू फेंग की जो रैंकिंग हुई 1 से 6 में वो कितनी पे जाएगी, क्या वो अभी भी लू फेंग अपने दोनों एंसेस्टर को हराने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। जब फाइट होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।